अधिकार खोकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है। पापियों को दंड देना सबसे बड़ा धर्म है। याद रखना मेरे दोस्त, हमें अपने अधिकार के लिए चाहे मरना पड़े मिटना पड़े, मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो पापी है वो पापी है। जिन लोगों ने शिक्षक भर्ती की पर्चा लीक की है, सरकार से निवेदन है, आप लोग के हम साथ हैं कि उन लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, क्योंकि पापियों को दंड देना कोई पाप नहीं बल्कि यह धर्म का काम होता है। फिर भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि किसी भी परिस्थिति में एग्जाम कैंसिल हो जाए और तुरंत 10-15 दिन के अंदर आपकी एग्जाम भी हो जाए। लेकिन मेरे दोस्त कहता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और पढ़ाई का दूसरा कोई विकल्प भी नहीं होती। तो हम लोग संघर्ष भी करेंगे, नहीं हम लोग लड़ेंगे भी और हम लोग पढ़ेंगे भी। तो इसलिए हम लोग लगातार रात के 8 बजे आपके साथ हैं। यदि आप बीपीएससी परीक्षा में, बीपीएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में, बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। हम लोग डेली पढ़ेंगे भी और इस साथ साथ लड़ेंगे भी। तो आइए मेरे दोस्त चलते हैं प्रश्न की दुनिया में। एक से एक बढ़कर प्रश्न जो भी एनसीईआरटी से टू द 2.2 मिलता हो वैसे प्रश्न का कलेक्शन लेकर हम आपके सामने डेली आते हैं रात के 8 बजे। आप सभी लोग इस क्वेश्चंस को जरूर देखें, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्त भी इससे जुड़ सकें। तो आइए मेरे दोस्त देखते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि पृथ्वी का मास जो है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो और त्रिज्या जो है अर्थात उसका रेडियस जो है वो 1% से कम हो जाए, यानी उसका रेडियस 1% से कम हो जाए, तो बताइए पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा रेडियस जितना कम होगा, जैसे मान लिया जी ये भी इसका रेडियस थोड़ा ज्यादा है और इसका रेडियस क्या है थोड़ा कम है, तो रेडियस जितना ही कम होगा, रेडियस जितना ही कम होगा उसकी आपका जी का मान जो है उतना ही ज्यादा होगा। तो याद रखना मेरे दोस्ता, क्योंकि रेडियस में 1% से ज्यादा कमी हुई है अतः इसकी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो दोगुना बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर होगा 2% बढ़ जाएगा, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब यहां ध्यान देना है मेरे दोस्ता कि जी का मान जो है ये हर जगह अलग अलग होता है, यानी जी का मान हमेशा बदलते रहता है। कहां पर इसका मान क्या होता है, इससे संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे ये मान लिया जाए अर्थ है और अर्थ में ये बीच में क्या है, अर्थ को जो 2 बराबर भागों में बांटती है वैसी काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये आपका क्या है, तो ये आपका विषुवत रेखा है। ये क्या है भाई, तो ये आपका विषुवत रेखा है। अर्थात ये एक वैसी रेखा है जो रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और इस विषुवत रेखा पर यदि जी के बारे में पूछा जाए तो विषुवत रेखा पर जी का मान जो है वो आपका मिनिमम होता है, यानी सबसे कम होता है। यदि केंद्र की बात किया जाए, यदि केंद्र की बात किया जाए तो केंद्र पर जी का मान जो है वो 0 होता है। यदि पृथ्वी के सेंटर की बात किया जाए, पृथ्वी के केंद्र की बात किया जाए तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान मिनिमम होता है। और इस पोल की बात किया जाए तो पोल जो है इस पर जी का मान जो है वो आपका मैक्सिमम होता है। पोल पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी का ध्रुव जो है, पृथ्वी का पोल जो है इस पर जी का मान मैक्सिमम होता है। विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है, केंद्र पर 0 होता है, पोल पर आपका मैक्सिमम होता है। विषुवत रेखा से यदि आप ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है और ध्रुव से यदि विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है। इस तरीके के सवाल आपसे कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्थात ये जी जो है इसका मान वेरिएबल होता है, ये चेंजेबल होता है, ये अलग अलग जगहों पे इसका वैल्यू अलग अलग होता है। क्लियर बाबू, तो इस तरीके से आपका आंसर
भले ही बी हो गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो अभी आपने देखा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया भी है। अगला है कि द्रव बुंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की एक प्रवृत्ति होती है। यानी कोई भी द्रव की बूंद जो होता है, चाहे वो वर्षा के पानी की बात करेगा, चाहे वो दूध की बात करेगा, चाहे वो नॉर्मल जल की बात करेगा, इसमें प्रवृत्ति होती है कम से कम जगह घेरने की। इस प्रवृत्ति को कहा जाता है सरफेस टेंशन। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इसको कहा जाता है सरफेस टेंशन, अर्थात इसे हिंदी में पृष्ठ तनाव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? पृष्ठ तनाव के नाम से, सरफेस टेंशन के नाम से जाना जाता है। अर्थात पृष्ठ तनाव के कारण ही उसमें कम से कम जगह घेरने की प्रवृत्ति होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करेगी तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्षा के बूंद का गोलाकार होना, वर्षा के बूंद का गोलाकार होना किसका उदाहरण होगा? तो आप आंसर क्या दोगे? वर्षा के बूंद का गोलाकार होना जो है यह सरफेस टेंशन का उदाहरण है। किसका उदाहरण भाई? तो यह पृष्ठ तनाव का अर्थात सरफेस टेंशन का उदाहरण है। फिर सवाल आपसे पूछेगा कि भींगे बालों का चिपकना, भींगे बालों का आपस में चिपकना, भींगे बालों का आपस में चिपकना, आपस में चिपकना, चिपकना किसका उदाहरण होगा? तो आंसर याद रखना, भींगे बालों का आपस में चिपकना जो है यह पृष्ठ तनाव का अर्थात सरफेस टेंशन का उदाहरण है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ब्रश जो है, ब्रश का आपस में चिपकना, आपस में चिपकना किसका उदाहरण होगा? तो आप आंसर क्या दोगे? सरफेस टेंशन का होगा। अर्थात सरफेस टेंशन किसी द्रव के लिए एक वैसी प्रवृत्ति होती है, एक वैसा गुण होता है जिससे वो कम से कम जगह घेरने की एक प्रवृत्ति रखती है। इसलिए आपका आंसर जो है ये पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन होगा। सान्यता की वजह से जो है द्रव और द्रव के बीच जो है मतलब वो फॉलो जो होता है वो आपका हो पाता है। डेंसिटी जो है, घनत्व जो है, ये जिसका ज्यादा होता है उसका आयतन उस पदार्थ का कम होता है, जिसका घनत्व कम होगा उसका आयतन ज्यादा होगा। और वाष्प दबाव जो है, प्रेशर जो है, ये आपका वायुमंडल में जब नमी की मात्रा बढ़ती है तो वाष्प दाब भी क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम दिया था। जिसने मेंडल ने जो नियम दिया था उस नियम को कहा जाता है अनुवांशिकी। उस नियम को अनुवांशिकी का नियम कहा जाता है। उसको जेनेटिक नियम, उसको जेनेटिक रूल कहा जाता है। अर्थात ये जेनेटिक रूल जो है, ये जेनेटिक प्रॉपर्टी जो है प्रतिपादित करने में जिस जीवधारियों का उपयोग किया था वो कौन था पता है? इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था गार्डन पी, अर्थात मटर के पौधों का, मटर के पौधों का प्रयोग उन्होंने किया था। कई एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल ने जो जेनेटिक्स के बारे में लॉ दिया है उसमें उन्होंने किस पौधे के अर्थात किस पौधे का जड़ प्रयोग किया था, ये किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधों का प्रयोग किया था। क्यों किया था? क्योंकि मटर के पौधा का जो लाइफ स्पेन है मेरे दोस्त वो काफी कम होता है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधों का ही प्रयोग किया था। अब मटर में गार्डन पी और स्वीट पी आया है तो आपका मटर के पौधे अर्थात गार्डन पी का प्रयोग किया गया था, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? कभी कभी पूछता है कि बताइए अनुवांशिकी का पिता किसे माना जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में, तो आंसर याद रखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन पूछता है कि जेनेटिक्स का फादर किसे माना जाता है तो आप आंसर क्या दोगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। लेकिन कभी पूछता है कि मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर, मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर, तो आंसर याद रखेंगे इसका आंसर मॉर्गन होगा। यानी आधुनिक अनुवांशिकी के पिता की बात करेगा कि आधुनिक अनुवांशिकी का पिता किसे माना जाता है, तब आपका आंसर मॉर्गन हो जाएगा। तो आपका आंसर यहां से ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न कहता है मेरे दोस्त
कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपर्युक्त में से सभी। तो आपका जो लैंगिक जनन होता है अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अनुवांशिक विचरण जो है ये कैसे होता है, तो जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, जीन के मिश्रण से भी होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त, वो आंसर जो होगा वो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इसका विकल्प 1, 2 और 3 ये सब सही है। इसलिए इसका आंसर बनेगा उपर्युक्त में से सभी अर्थात ऑल ऑफ दिस। क्लियर? क्योंकि आपका रिप्रोडक्शन दो तरीका होता है, मैंने आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, रिप्रोडक्शन बाय राहुल सावरना सर्च कीजिएगा तो देखिए मेरे दोस्त, आप प्लेलिस्ट कभी भी आप ध्यान देंगे जब आपका क्लास नहीं होता है या जब कभी टाइम मिलता है और आपको लगता है कि साइंस आपका बहुत ज्यादा कमजोर है, तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसमें एनसीईआरटी बायोलॉजी करके, एनसीईआरटी केमिस्ट्री, फिजिक्स, न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज और बहुत सारे मैराथन का क्लास जो कि कम टाइम में आपका मैक्सिमम रिवीजन करवाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, वैसे वैसे क्लास जो है वो आपको उसके अंतर्गत मिलेंगे। तो उन सारे क्लास का आप लोग रिवीजन जरूर किया कीजिए। जैसे लिखिएगा बायोलॉजी बाय राहुल सावरना या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाय राहुल सावरना, तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे वीडियो जाएंगे जो आपको काफी ज्यादा आपके नॉलेज को ग्रो करने में आपको सपोर्ट करेगा। तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन डिस्कशन के साथ साथ जो है अपनी नॉलेज ग्रो पर भी आप फाइनली ध्यान दिया कीजिए। क्लियर बाबू? चलिए, तो आपका आंसर क्या हो गया भाई? तो आंसर उसका हो गया था ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि अपमार्जक क्या है, पता है? अपमार्जक जो है ये आपका साबुन रहित साबुन है। साबुन रहित साबुन की बात करेगा कि साबुन रहित साबुन कौन सा है, तो उसमें अपमार्जक का नाम आता है। अर्थात ये साबुन नहीं है, ये उत्प्रेरक भी नहीं है और ये मेडिसिन भी नहीं है, ये शोधन अभिकर्ता है जो कि साबुन रहित साबुन के नाम से जाना जाता है। तो अपमार्जक क्या है? तो ये साबुन रहित साबुन है, अर्थात ये शोधन अभिकर्ता है, ये ड्रग्स नहीं है, कैटलिस्ट भी नहीं है और ये साबुन भी नहीं है। क्लियर? कैटलिस्ट की बात किया जाता है, याद रखेंगे, जैसे आपका हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, इस दोनों को मिलाएंगे तो आपका NH3 का निर्माण होगा। तो इस निर्माण में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन यहां क्या होता है कि जैसे ही लोहा के टुकड़ा का प्रयोग करेंगे ये रिएक्शन बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से हो जाता है। अर्थात ये यहां जो फेरस है, ये फेरस क्या है? तो यही आपका उत्प्रेरक है, अर्थात कैटलिस्ट का काम करता है। यानी कैटलिस्ट एक वैसा एलिमेंट्स होता है जो किसी की अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या तो घटा देता है, यानी ये उत्प्रेरण का काम करता है, इसलिए इसे उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, एमिनो एसिड, मंड और शर्करा। अब ध्यान देंगे, ये एमिनो एसिड जो है ये प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है, यानी जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है अर्थात पाचन होता है, तो जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, तो इसी के पाचन से एमिनो एसिड का निर्माण होता है। तो ये आपका हो गया किसके लिए? तो प्रोटीन के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में आपका मंड भी होगा और आपका शर्करा भी होगा। कहता था उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, अर्थात गलत खोजना था। तो आंसर क्या होगा? ये एमिनो एसिड जो है ये किसका है? पार्ट्स ऑफ प्रोटीन है, अर्थात आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, क्योंकि एमिनो एसिड कैसे बनता है? तो प्रोटीन के डाइजेशन से बनता है, कार्बोहाइड्रेट से आपका मंड और शर्करा बनता है। तो याद रखेंगे आपका आंसर केवल एक हो जाएगा, यानी विकल्प जो है आपका सिर्फ ए नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब फैट का डाइजेशन होता है, जब फैट का पाचन होता है, तो इससे किसका निर्माण होता है? तो आंसर याद रखेंगे, इससे जो है फैटी एसिड का किसका निर्माण होता है? इससे जो होता है आपका फैट के डाइजेशन से
फैटी एसिड का निर्माण होता है। तो आपका आंसर विकल्प ए हो गया। क्लियर भाई? चलिए हाँ निकलिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लैक्स की बात करेगा, नायलॉन की बात करेगा, रेशम की बात किया, पॉलिस्टर की बात किया और एंक्रिलिन की बात किया। ध्यान देंगे तो आपका फ्लैक्स, नायलॉन और पॉलिस्टर क्या है? ये आपका कृत्रिम कह सकते हैं। कृत्रिम ये क्या है? रेशा है, या फिर इसको कह सकते हैं यह एक संश्लिष्ट, यह एक संश्लिष्ट रेशा है। क्लियर? लेकिन हम यदि रेशम की बात करेंगे तो यह एक प्रकृति कह सकते हैं आप कि यह एक प्राकृतिक रेशा है, रेशा है। क्योंकि ये जो है रेशम जो है ये रेशम के कीड़े से तैयार होता है, रेशम के कीड़े से तैयार होता है। और एंक्रिलिन क्या है? ये आपका एक कह सकते हैं पेंट है, यह एक पेंट है जो जल्द सूखता है। तो इस तरीके से आपका देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता था, उपयुक्त तंतु में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? तो पहला भी है, तीसरा भी है और दूसरा भी है, यानी 1, 2 और 3। तो सिर्फ ये आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सिर्फ आपको आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में, ये कृत्रिम तंतु के बारे में, कृत्रिम रेशा के बारे में पूछा था तो आप नायलॉन की बात करेगा, पॉलिस्टर की बात करेगा, रेयॉन की बात करेगा या फिर फ्लैक्स की बात करेगा। ये सब आर्टिफिशियल होता है, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर? रेशम की बात करेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो रेशम के कीड़े से तैयार होता है और इसके पालन को जानते क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेरीकल्चर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम पालन का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर से है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला पृथक्करण की विधियों का प्रयोग संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत खोजना था। ध्यान देंगे, किसी मिश्रण के कणों के आमाप के अंतर का उपयोग चालन और निस्पंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक करने में किया जाता है, एकदम गलत है, नहीं खोजना था। तो एक के बार आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए, बाकी को पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर भाई? चलिए अगला है, केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुए नसिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करता है, केचुए त्वचा द्वारा श्वसन करता है, एकदम गलत है। क्योंकि उसमें एक नसिका ग्रंथि होती है, उसमें एक नली होती है और इसी नली से वो सांस लेने का काम करता है, इसलिए आपका आंसर बिल्कुल ए होगा। त्वचा से सांस कौन लेता है और माउथ कैविटी से कौन लेता बताते हैं। यदि त्वचा से सांस की बात होगी कि त्वचा से सांस कौन लेता है, तो त्वचा से सांस लेने का काम जो है ये आपको कौन करता है? तो आपका अमीबा करता है, आपको मेढक करता है और मुख माउथ कैविटी सांस लेने का काम भी आपका मेढक करता है। और मनुष्य के श्वसन की बात करेगा तो इसका आंसर आपका फेफड़ा होगा। यानी अलग अलग जीवों के श्वसन ऑर्गेन्स जो है वो अलग अलग होता है। जैसे अमीबा त्वचा से सांस लेता है, कीड़ा मकोड़ा ट्रेकिया से सांस लेता है, हम लोग का श्वसन अंग फेफड़ा है, पक्षी का श्वसन अंग फेफड़ा है, मछली का गलफड़ा है, मेढक का त्वचा भी है, माउथ कैविटी भी है, फेफड़ा भी है। तो अलग अलग जीवों के श्वसन ऑर्गेन्स जो होते हैं वो आपका अलग अलग होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायता करती है? तो आपका ऑक्सीजन जो है ये जलने में सहायता प्रदान करती है, जबकि नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड ये बुझाने में सहायता प्रदान करती है। ये जलने की बात थी, इसलिए आपका आंसर ऑक्सीजन हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार करता है, अर्थात मांसाहारी। ये आपसे मांसाहारी पादप के बारे में पूछ रहा था, याद रखेंगे। मांसाहारी पादप में घटपर्णी का नाम आता है। किसका नाम आता है? घटपर्णी। इस तरीका का प्लांट्स होता है, जैसे उसमें कीड़ा बैठता है वो बंद हो जाता है और क्या करता है? वो उसी से अपना भोजन करता है। इसलिए घटपर्णी क्या है? एक मांसाहारी पादप है, अर्थात पौधे भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति का होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी
पेशियों के संचित होने में जिससे ऐठन होता है, तो आपका लैक्टिक एसिड जो है ये पेशियों को संचित कर देता है जिससे ऐठन होने लगता है, अर्थात आपको बहुत ज्यादा दर्द का एहसास होता है। यदि आप दौड़ते हैं, यदि आप कूदते हैं, यदि आप खेलते हैं तो आपकी मसल्स जो है दर्द करने लगती है। किस एसिड की वजह से? तो आपका लैक्टिक एसिड की वजह से। अगला है कायिक प्रवर्धन के नए पादप जनक का पादप की प्रतिलिपि होते हैं, एकदम सही है। कायिक प्रवर्धन के नए पादप की जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, यह भी सही है। लेकिन याद रखना है कि आपका कायिक प्रवर्धन होता किसमें है? तो ये आपको कायिक प्रवर्धन जो है ये आपको आलू में होता है, ये आपका गन्ना में होता है, गुलाब में होता है, क्योंकि इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि इस तरह का होता किसमें है? तो आलू, गन्ना और गुलाब में। यानी आंसर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर एस का सही स्पष्टीकरण भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण निम्नलिखित में से संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। चिकित्सक द्वारा आंख, कान, गला आदि की चेक करने में इसका उपयोग करता है, एकदम 100% सही है। अवतल दर्पण का ही यूज होता है। वाहन चालक के पीछे देखने के लिए बाहर के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर पूछा तो ध्यान रखेंगे, यदि साइड मिरर की बात करेगा तो आपका जो साइड मिरर है, इस साइड मिरर के लिए उत्तल लेंस का, या कह सकते हैं उत्तल लेंस ने सॉरी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्वेश्चन तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो आंसर क्या होगा? केवल एक सही है। यानी नाक, कान, गला आदि की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन साइड मिरर की बात करेगी, चाहे वाहन वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, यदि वो साइड मिरर की बात करेगी तो वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा। इसलिए सिर्फ विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थ के मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर अर्थात इष्ट क्या उत्पादित करेगा? तो आप याद रखेंगे इष्ट उत्पादित करेगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो आपका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। यानी खमीर जो उत्पादित करेगा वो आपका नाइट्रोजन करेगा। अगला है निम्नलिखित नेत्रों में कौन सा मानव भाग नेत्र विशिष्ट रंग के लिए जिम्मेवार है? तो याद रखेंगे रंग के लिए आपकी आइरिस या परितारिका जिम्मेवार होती है। जबकि प्रतिबिंब की बात करेगा कि आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आपका प्रतिबिंब जो बनता है ये कहां बनता है? तो आपको रेटिना पर बनता है। कॉर्निया की बात करेगा, आंख दान जो हम लोग देते हैं, आंख दान के बारे में बोलेगा कि मानव जो अपना नेत्र दान देता है वो दान के रूप में क्या देता है? कॉर्निया देता है। और मानव की आंख में लेंस कौन सा लगा रहता है? तो मानव आंख में उत्तल लेंस लगा होता है। ये सारे प्रश्न को दिमाग में रखेंगे। बाबू यदि लगता है कि हम आपकी मदद करते हैं और हम आपके लिए कुछ करते हैं तो आपको लाइक जरूर करनी चाहिए। आप सभी लोग लाइक भी कीजिए, कैसा वीडियो लगा कमेंट भी कीजिए, आंसर जानते तो आंसर भी कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। अगला निम्नलिखित में से परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता में किसका नाम जाता है? तो इसमें जॉन डाल्टन का नाम जाता है, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किए थे। जॉन डाल्टन को परमाणु का जनक भी माना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अगला निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित है? ध्यान देगा, यह न्यूट्रॉन अनुपस्थित की बात करता है तो दुनिया का सिर्फ एक ही तत्व हाइड्रोजन है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं 1H1, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। आपने पिछले क्लास के वीडियो में देखा होगा, फॉर्मूला बता दिए थे आपको हम। ए बराबर फॉर्मूला होता है Z प्लस N, अर्थात जब N निकालना हो तो A माइनस Z, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। अर्थात हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1। यदि हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम का परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान 4, न्यूट्रॉन की बात करेगा 4 माइनस 2 बराबर 2। तो इस तरीके से सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके नाभिक का निर्माण ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से होता है। अगला, पौधे के तनों की परिधि की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार है? तो आपका पार्श्व विभोजोतक उत्तक जो होता है, ये पौधे की तना अर्थात उसकी मोटाई और उसकी गोलाई की बात करेगा तो आपका पार्श्व होगा। लंबाई की बात करेगा शीर्ष होगा। यदि तना के अलावा टहनी का या फिर पत्ती का ये बात करेगा तब आपका आंसर जो है अंतर्विभाज्योतक उत्तक हो जाएगा। क्लियर? अगला है कि पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, एकदम सही। कोई अर्थ सरफेस पर बॉल गिरता है तो अर्थ सरफेस की ओर अट्रैक्ट हो जाती है। कथा अनुसार वस्तु की पृथ्वी को आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी की वस्तु को गति नहीं देख पाते हैं। यह न्यूटन के द्वितीय विषयक गति नियम में बताया गया था, जिसमें एक फॉर्मूला था F बराबर m/a। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।